ये दिवाली जोश है। जी हाँ, इस दिवाली पर बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा ठंडा भले हुआ, लेकिन वो इन्वेस्टर जो इस दिवाली से नहीं पहले कई दिवाली से बाजार में लगातार पैसा लगा रहे हैं, बने हुए डटे हुए और टिके हुए हैं, उनके जोश में कहीं कोई कमी नहीं है। और इनफैक्ट जोश तो इतना ज़्यादा है कि मौके ढूंढ रहे हैं कि अगर बाजार वाकई में कमज़ोर हो तो क्या इस दिवाली पर ऐसा निवेश किया जाए जो अगली दिवाली को और जगमग बनाए। जी हाँ, हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और मेरे साथ तीन बेहद खास मेहमान आज कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जिनसे करेंगे हम इस दिवाली के खास शो में चर्चा। एस लेंसडाउन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एलएलपी के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर विक्रम कोटक साहब हमारे साथ हैं। प्रभुदास लीलाधर ग्रुप की चेयरपर्सन और एमडी अमीशा वोरा जी हमारे साथ हैं और बंधन म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटीज़ मनीष गुनवानी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको इस दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो आपको किसी को कंप्लेन होगी नहीं, निफ्टी 20-22% बढ़ा है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर 37-38% करेक्शन के बावजूद ऊपर है। सो पैसा तो सबके भर भर के बने और शायद ये दिवाली मौका भी दे रही है इन्वेस्टमेंट करने का, जो कुछ मूड माहौल थोड़ा सा ठंडा हुआ है। विक्रम सर, शुरुआत आपसे करता हूँ। क्या लगता है, पहली बार लोगों को थोड़ा सा डर लगा है कि मार्केट नीचे भी आता है? ये तो नहीं तो अभी तक हमारा मूड माहौल कैसा कि ये तो एफडी है, इसको तो ऊपर ही जाना है, ज़्यादा क्या 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इससे ज़्यादा घटता नहीं। तो ये जो डर पहले फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स में पहली बार जो आया है, इसका क्या मतलब, इसके क्या मायने, इसका क्या इम्पैक्ट मार्केट पे होगा? ये क्या था अनिल जी, लास्ट 6-8 महीने से ये सब बिल्टअप हो रहा था। इसमें 4-5 चीज़ें इन्वॉल्व है। जैसे बजट में हमने चर्चा की थी अपने शो में कि मार्केट थोड़ा डरावना लग रहा है, थोड़ा एक्सेसेस हो रहे हैं। मुझे लग रहा है अभी भी वो एक्सेसेस हैं थोड़े बहुत, काफ़ी तरह कम हुए, 15-20% करेक्शन मैंने देखा है काफ़ी सारी कंपनी में हुआ है, बट देयर एक्सेस आर स्टिल लाइव। 3-4 चीज़ें जो बड़ी हो रही है, एक तो जो हमारे जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा हैं कंट्री के, वो सब थोड़े से हाई बेस पे हैं और स्लो डाउन हो रहे हैं। मैं ऑटो डीलर से बात कर रहा था, ये सेइंग कि 70,000 करोड़ की इन्वेंट्री ऑटो में पड़ी हुई है। कल नेस्ले के चेयरमैन का एमडी का मैसेज आया कि मिडिल क्लास श्रिंक हो रहा है तो कंजम्पशन में इश्यू है। 4-5 दिन पहले हिंदुस्तान लीवर, 1 वीक पहले मैसेज आया रूरल कंजम्पशन वीक है। स्टील इंडस्ट्री की हालत में देख रहा हूँ, रायपुर में मैं सुन रहा हूँ 16-17 मिनी प्लांट बंद हो गए हैं। तो अगर आप ये सब देखें, जो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है, ये एक्सेसेस जब होते हैं तो उसका कंसोलिडेशन होता है। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन मोड पे, ऐसा नहीं है कि हम 4% जीडीपी पे जा रहे हैं, बट हम 7-7.5 से 6-6.5 की तरफ जा रहे हैं, ये मेरा मानना है। दूसरा ये कि ग्लोबली स्लो डाउन है तो आप ग्लोबल से सपोर्ट नहीं मांग सकते हैं डिमांड साइड ऑफ इट, तो दूसरा बड़ा फैक्टर है। तीसरा जियोपॉलिटिकल चल रहा है अपने साइड पे, 40 कंट्री इन्वॉल्व है वॉर में। ये अभी 1945 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 40 कंट्री एक साथ वॉर में इन्वॉल्व है, तो वो कोई देख ही नहीं रहा है, वहाँ किसी को इंटरेस्ट नहीं है। हम क्यों भाग रहे थे? इसका लॉजिक एक ही था कि हमारे नंबर्स ठीक ठाक आ रहे थे, हमारा अर्निंग्स जो ठीक ठाक आ रहा था, हमारी लिक्विडिटी, जो सबसे बड़ा पॉइंट इसमें था, लिक्विडिटी जो जोर से ऊपर ले जा रही थी, और लिक्विडिटी आज भी कायम है। ऐसा नहीं लिक्विडिटी बहुत जोर से चेंज हुई है, लिक्विडिटी आज भी कायम है। सो ये जो फैक्टर्स थे 3-4 जो स्लो डाउन हो रहे हैं, उसकी वजह से मुझे लगता है मार्केट का करेक्शन जरूरी था। और एवरी बुल मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शायद ये करेक्शन और थोड़ा चले, बट आई विल बी हैप्पी टू सी दिस करेक्शन टू लाई बी देयर फॉर सम टाइम, तो थोड़ी सुदबुद आए लोगों में। नहीं तो क्या होता है, मैं अहमदाबाद गया था, छोटा सा पॉइंट करता हूँ, मैं कोलम करके एक साउथ इंडियन चेन है, वहाँ मैं 9:30 बजे पहुंचा, तो मैं अकेला था पूरी होटल में। कोलम इज अ वेरी गुड फेमस चेन। मैं 9:30 बजे मैंने उनको पूछा, भाई क्यों खाली क्यों, इतना अच्छा होटल है? बोलते सर आप 8:30 को आते पूरा फुल होता था। मैंने क्या रीजन? और आप 11 के बाद आएंगे तो फुल होगा। मैंने इसका लॉजिक समझा। बोलते हैं आपका बाजार चालू हो जाता है ना निफ्टी, तो खाना खाने नहीं आते लोग। तो हमने सीरियसली, इतना, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मेरे बाजू में नेबर है, वो 15 साल का लड़के को 3 IPO लगे, तीनों में पैसा डबल हुआ। बोलता है मैं वॉरेन बफेट हूँ। तो ये जो फीलिंग हो गई ना बाजार में, ये भी एक एक्सेसेस का कारण है कि जहाँ पे हम आप क्या कर रहे हैं कि हम अपने आप को पूरा दिन वहीं लगा रहे हैं। तो ये क्या है, लोग अभी इसको डेली देखते हैं, इसको वीक एनुअली देखना चाहिए, हाफ ईयरली देखना चाहिए। वो एक माइंडसेट जो बन रहा है, तो ये बहुत सारे रीजन है। बट मोटा मोटी वी आर इन बुल मार्केट, एज यू राइटली सेड, एंड वी ऑलवेज डिस्कस बुल मार्केट की करेक्शन है, जिसको हमको स्ट्राइड में लेना है, अच्छे स्टॉक खरीदने हैं, खराब स्टॉक को निकाल देना है पोर्टफोलियो में से, यही करना है। इट्स अ टाइम टू रीएडजस्ट योर पोर्टफोलियो। मनीष जी, इन्होंने बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा बोल दिया विक्रम जी ने कि सबको अपने आप को वॉरेन बफेट समझने लगे। लेकिन एक चीज़ तो मैं भी पक्का बोल सकता हूँ कि तेजी के मार्केट में सब फंड मैनेजर हो जाते हैं। करेक्ट। बाकी टिकाऊ फंड मैनेजर आप जैसे ही होते हैं, जो तेजी और मंदी के सारे मार्केट में सीजन रहे। कि कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टर्स हैं 2 तरह के, एक तो सीजन है काफ़ी लंबे समय से, दूसरे कोविड के बाद 3-4 साल में जो आए हैं, उनके बिहेवियर में कोई फ़र्क दिख रहा है कि डर है
या वो सोचे पैसा निकाल लूं या नया न डालूं, इस तरह के कोई सिग्नल्स हैं आप? अभी तो नहीं है, अभी तक नहीं। मेरे ख्याल से आप इंडिया का एसेट एलोकेशन देख लीजिए। एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप इंडियन हाउस होल्ड्स का जो सोना का वैल्यू है जी, वो लास्ट एक साल में $500 बिलियन बढ़ा है। तो हम जब देख रहे हैं कि इक्विटी में समझो 40,000 पर महीना, 40,000 करोड़ पर महीना आ रहा है, वो अभी आप गोल्ड की तरफ तुलना में देखें तो कुछ ज़्यादा नहीं है। राइट। तो अभी तो हमको ऐसा नहीं लग रहा है। और अच्छी बात यह है कि काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कस्टमर्स को हैंड होल्डिंग अच्छे से किया है कि लॉन्ग टर्म समझा दिया है। 12-15%, हाँ काफ़ी, वो मेरे ख्याल से अच्छी बात हुई है कि अल्दो थोड़े कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि 20% तो नॉर्मल है, वो थोड़ा फ्रॉथ है लाइफ में अभी, बट मे बी ये बेस्ट चीज़ है कि ये करेक्शन हो गया है, क्योंकि सबका बिहेवियर अभी थोड़ा सोबर हो जाएगा। तो अमित शाह जी, सबको सब ठीक लगता है, यही था, दिक्कत एक ही थी कि वैल्यूशन थोड़े महंगे हैं। तो क्या अब जितने भी हम घटे हैं, गिरे हैं, वैल्यूशन कंफर्टेबल हो गए हैं या अभी और थोड़ा लाइफ में कंफर्टेबल होना बाकी है? मेरे तो 3 ऑब्जर्वेशंस हैं जी जी। कि आज मार्केट में अगर कैपिटल गुड्स ले लो, या तो ट्रांसफार्मर, वायर्स, केबल्स, वो कोई भी जगह ले लो, सीमेंस को अगर कोई 80 का पी देता है और कोई SME IPO आता है तो भी उसको 50 का पी, कोई स्मॉल कैप है तो भी उसको 60 का पी, कोई मिड कैप है तो भी उसको 60-70 का पी। ये जो डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट कैपेबिलिटी होती है वो पूरी श्रिंक हो चुकी है। दैट इटसेल्फ मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रिस्क है। और अभी भी जैसे आपने पूछा ना कि क्या है इन्वेस्टर का एटीट्यूड, तो इन्वेस्टर का सवाल जो, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, उनका सवाल क्या आता है, थोड़ा मेरा शेयर घटा है, एवरेज कर लूँ? डर ही नहीं है, अभी भी नहीं है, जरा भी नहीं है। भगवान कब डरेंगे? so while we ourselves believe that हमारी डेमोग्राफी की वजह से, जो पॉलिसी रिफॉर्म्स के कैटलिस्ट है उसकी वजह से लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमारा बहुत अच्छा रहेगा, बट इज व्हाट आई सेड कि डिस्टिंक्शन पूरा जो मिस हो गया है वो तो करेक्शन कहीं ना कहीं सेट इन होगा ही, जहाँ पर एक साइड ऑफ द मार्केट जैसे कि निफ्टी जो भी बढ़ी है उसमें अर्निंग्स ग्रोथ मोरलेस साथ में उतना ही बढ़ा है। 15% निफ्टी का कैगर है, 15% अर्निंग्स कैगर है, तो उसमें फ्रॉथ नहीं है, तो वो करेक्टिव साइकिल में जाएगा। बट बाकी सब जगह पर जो अर्निंग्स ग्रोथ है उससे वैल्यूएशन ग्रोथ एंड री रेटिंग इज ट्रिमेंडस, तो मार्केट वहीं लगेगा। आपका पोर्टफोलियो अगर और जगह पर है तो वो करेक्ट हो जाएगा। ये संभालना और समझना यहाँ पर जरूरी। कोविड के पहले जो हाल थे ना हमारे, 12,000 की निफ्टी में 8,000 का भाव, वो आ सकता है कि 26,000 की निफ्टी में, 25,000 की निफ्टी में 20,000 के भाव आ सकते हैं, 18,000। यस, आपने सही एकदम कहा। अच्छे से समराइज कर दिया। हाँ, तो मतलब निफ्टी देख के हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो वैसा ना करे। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपसे जानना चाहूँ, पहली बार ऐसा मतलब FIs सही में अच्छे मूड में दिखे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन मतलब यहाँ से हमको निकलना है, जो हिसाब से बेच रहे हैं, क्या मतलब शॉर्ट टर्म है या मतलब कुछ ऐसा वाकई में देश में कुछ ऐसा बदल रहा है या कुछ ऐसा बिगड़ गया है या कोई बाहर कुछ ज़्यादा ही अच्छा तोड़फोड़ हो रहा है? मतलब शॉर्ट टर्म ये सेलिंग है या लॉन्ग टर्म है ये वाली? इसमें 3 चीज़ें हुई है। एक तो आप देखिए प्रमोटर ने माल बेचा है पिछले 1-1.5 साल में, काफ़ी सप्लाई दी है। करेक्ट। दूसरे जो FDI वाले जो होते थे, प्राइवेट इक्विटी वाले जो पैसा डाल चुके थे काफ़ी सालों पहले, उन्होंने काफ़ी अच्छा माल बेचा है। उन्होंने भी काफ़ी ऑफर फॉर सेल में, आप देखो हर कंपनी में, हर नई जनरेशन कंपनी में बेचा है। तीसरा आपने FI का पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग किया और बहुत सालों के बाद ऐसी कंटिन्यूस सेलिंग देखने मिली है। सी आज हम FI का डोमिनेंस छोड़ नहीं सकते। म्यूचुअल फंड काफ़ी बड़े हो गए हैं FI से, फिर भी आज वो 16.5-17% इंडिया का है, विच इज़ अराउंड 700-800-900 बिलियन डॉलर का अभी भी उनकी जगह पड़ी। तो उनका सेलिंग है, उनका सेलिंग 2 वजह से आ रही है। जैसे मैंने एक वर्लपूल का एग्जाम्पल देखा था कि वो उसने आके 1250 रुपये में पब्लिक को माल दे दिया, वो भाव 2250 हो गया, बिकॉज हमारे यहाँ तो स्मार्ट लोग हैं तो उन्हें बढ़ा दिया। तो वो बोलता है मेरा वहाँ का वैल्यूएशन और यहाँ का वैल्यूएशन में जमीन आसमान का फर्क है, वो पेरेंट का वैल्यूएशन सस्ता है। सेम आप सुजुकी का एग्जांपल देख लो, मारुति का वैल्यूएशन सुजुकी का वैल्यूएशन कितना गैप है। सेम जुबिलेंट फूड और डोमिनो का देख लो। सो आई थिंक क्या हो रहा है कि उनको ये उनको पच नहीं रहा है, उनको पच नहीं रहा है कि मेरे यहाँ पे अगर 20 में जो स्टॉक मिलता है वो यहाँ पे 50 में मिलता है तो मैं थोड़ा कम करूँ। सो ये एक भी रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये कि ग्लोबली थिंग्स आर नॉट सो गुड।
तो उनकी कहीं डेट पड़ी हुई, तो यहाँ पे पैसा बेच के उन्होंने, वर्लपूल ने वहाँ डेट रिपे कर दी, यहाँ का पैसा बेच के। तो ये सेलिंग चल सकती है थोड़े टाइम के लिए, और अभी भी मार्केट वैल्यूएशन थोड़े नीचे हुए हैं, बट इतने नीचे नहीं हुए ग्लोबल मार्केट के एवरेज में। आज हम काफ़ी महंगे हैं आज भी, बिकॉज ऑफ ग्रोथ है। तो वो एक रीज़न है कि एफआई सेलिंग में कंटिन्यू, बट एज मनीष ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जो डोमेस्टिक मेच्योरिटी है रिटेल इन्वेस्टर की, जो हैंड होल्डिंग है म्यूचुअल फंड और वेल्थ मैनेजर, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटर्स का, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जहाँ पे सामने फ्लो आता रहेगा और सप्लाई को ऑब्जर्व करता रहेगा। जिस दिन दुनिया वॉर बंद हो गई, ये हो गया, यूएस इलेक्शन के रिजल्ट आ गए, उस दिन आपको उनको वापस आना पड़ेगा खरीदने के लिए। दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो ये कंटिन्यू चलता रहेगा अभी, बिकॉज दे आर इन सेलिंग मोड। बट आई बिलीव दैट डोमेस्टिक पॉइंट जो हम हर दिवाली में डिस्कस करते हैं कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की साइज है बहुत छोटी और बड़ी होती जाएंगी, और दिस इज द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर द कंट्री एट लार्ज कि हमारा फाइनेंशियलाइजेशन और मेच्योरिटी ऑफ द मार्केट्स हैव चेंज टू अ डिफरेंट लेवल। अमिषा जी, मुझे विक्रम जी को सुन के तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। फिर इस दिवाली से अगली दिवाली तक हमारे पास बढ़ने का कोई कारण है ऊपर जाने के लिए? मार्केट किस वजह से जा सकते हैं ऊपर, कोई लगता है आपको ऐसा? सो देखिए, 75,000 80,000 करोड़ का सेलिंग एब्जॉर्ब करके ये मार्केट का लेवल है। अब 12 महीने तो कोई 80,000 करोड़ बेचेगा नहीं, तो दिस इज अ वेरी एक्सेंचुएटेड सेलिंग, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो रीजन बताया मैं उसमें एक ऐड करूंगी कि 5-3 साल में इंडिया में अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा था, वो सब था, बट अंडरलाइंग इन्फ्लेशन कंप्लीट चेक में था। तो बोथ बॉन्ड एंड इक्विटी मार्केट के लिए इन्फ्लेशन इज द क्रक्स ऑफ एनी डिसीजन मेकिंग। Right. अभी वो क्या है, बाहर निकल के आ रहा है वापस। तो जब इन्फ्लेशन का फियर आता है एंड वैल्यूएशंस आर टू हाई, द फर्स्ट थिंग इज टू आपको एक्शन करना चाहिए, एंड मेरे हिसाब से वो एक्शन अभी स्टार्ट हो गया है। ये इन्फ्लेशन, मैं ये भी बताऊंगी कि ये जो लास्ट 10 साल से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है ऑफ द कंट्री, वो इतना एप्ट है कि ये सब रिस्क वो समझते हैं, तो उस पर एक्शन भी मेरे हिसाब से टाइमली आ जाएगा। तो ये लंबा इन्फ्लेशन फेज चलेगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। Right. बट अभी पेन है। तो अब 12 महीने का व्यू लोगे तो वापस जब अपने को इन्फ्लेशन थोड़ा टेपर ऑफ दिखेगा एंड रेट कट साइकिल जो कम होने वाली थी, मुझे लगता है अटक गई है, वो वापस जब इंडिकेशन लगेगा तो दो चीज हो जाएंगे, मार्केट का लेवल भी थोड़ा बेटर होगा, आइदर टाइम वाइज और मार्केट लेवल वाइज, एंड ये दो चीज जो रिस्क है वो सबसाइड हो जाएगी। तो 12 महीने के व्यू में मार्केट डेफिनेटली पैसा देगा। मनीष सर, पिछला क्वार्टर और ये क्वार्टर थोड़ा सा अर्निंग्स ढीला हुआ है, मतलब तो ये टेम्परेरी है, नेक्स्ट 6 मंथ्स या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से वापस ठीक हो जाएगा, या आपको लगता है कि थोड़ा अब इंतज़ार करना पड़ेगा? मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा मुझे भी सरप्राइज हुआ है कि 2 क्वार्टर पहले तक खाली रूरल में स्लो डाउन था। लास्ट 1-2 क्वार्टर में ऐसा लग रहा है, आप ऑटो सेल्स देख लीजिए या FMCG कंपनीज बोल रही हैं, करेक्ट, उसमें लग रहा है कि अर्बन में भी थोड़ा अभी स्लो डाउन शुरू हुआ है। तो पहले होप ये था कि जब टॉप 10-15% हाउस होल्ड अच्छा करेंगे तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट से मास कंजम्पशन भी ऊपर आएगा, बट वो अभी ये क्यों हो रहा है एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है। बट ऐसा लग रहा है कि अभी टॉप 10-15% में भी थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। तो लगता है कि ये थोड़ा टाइम लगेगा, और टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं लगता है 1 साल में कुछ बड़ा पैसा बनेगा। नहीं देखिए सिंपल बात है, 3-5 साल में अगर आपका रिटर्न नॉमिनल GDP से बहुत ऊपर है तो वो थोड़ा कन्वर्जेंस होता ही है ना। ठीक बात है। तो मेरे ख्याल से 6-9 महीने तो कन्वर्जेंस होगा। स्मॉल कैप शेयरों ने 40% बनाया पिछले दिवाली से, और अगर 1 साल ना भी बनाए तो भी 2 साल का 20-20% हो जाता है। फिर भी वो मैच्योरिटी होनी चाहिए इन्वेस्टर में। उसमें भी 30-40% शेयरों ने 3-4 गुना बनाया है, काफी से चले ही नहीं है। करेक्ट, एक्चुअली वो जो डिस्प्रपोर्शन जो है वो भी काफी बड़ा है जी। पर एक ही पॉइंट कि ये जो टाइम है ना, वो ग्रीडी होके रिस्क लेके पैसा बनाने का नहीं है, जो पैसा बना वो संभालने का है। वो बचाओ। आप में से तीनों में से किसको लगता है इस दिवाली से अगली दिवाली निफ्टी ऊपर होगा? नहीं, ऊपर हो सकता है, होगा निफ्टी तो फिर तो पैसे बन जाएंगे ना। प्लस और माइनस 5% लगता है। प्लस और माइनस 5%। अच्छा, 500। अभी तक क्या 15% 20% का। ओके, तो कम से कम ऊपर तो है। अच्छा विक्रम सर, सबसे ज़्यादा पैसा किस में बनेगा? इक्विटी, फिक्स इनकम, गोल्ड सिल्वर या फिर रियल एस्टेट?
So, मेरा पैसा फिक्स इनकम में ज़्यादा लगा हुआ है अभी। अच्छा, Personally, मैं आपने? तो ये पहली दिवाली ऐसी है जब मैं फिक्स इनकम की बात कर रहा हूँ और उम्र का असर है, मार्केट का कुछ लेन देन नहीं है। और मैं मनीष से पैसा बहुत बढ़ जाता है ना तो फिर संभालने का दिल करता है। ये मनीष से मैं एग्री होता हूँ कि निफ्टी प्लस 5% और माइनस 10-15%, दिस इज अ रेंज ऑफ निफ्टी। इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, शायद न्यूट्रल ही रहेगा इससे यहाँ से मार्केट एक साल के लिए। गोल्ड सिल्वर काफ़ी चल चुका है, रिस्क ऑन गोल्ड पर्टिकुलर रिस्क ऑन के हिसाब से चल रहा है बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन ऑल दैट, बट आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ गोल्ड एट दिस प्राइस। सो गोल्ड मुझे लगता है अगर हो ट्रेडिंग का किसका हो या शॉर्ट टर्म का हो तो उसको बेच देना चाहिए। बेच देना चाहिए? लेडीज तो बेचेंगी नहीं, वो तो हाँ। वो छोड़ दो। खाली जो शॉर्ट Investment वाला है, लिया है कि चलो 50 के भाव में लिया था, आज 75-77 इट्स अ गुड सेल। बिकॉज गोल्ड में क्या होता है, CAGR 14-15% होता है, बट वो एक हर साल CAGR नहीं बनता है 14-15%। एक साल 50% बनाता है, फिर 3 साल फ्लैट हो जाता मेरे है। ख्याल से 40 साल बाद पहला ऐसा साल रहा है जहाँ गोल्ड में 30% से ज़्यादा रिटर्न। 40% मार्केट से ज्यादा रिटर्न गोल्ड ने दिया है विदाउट एनी एनालिसिस, विदाउट एनी एफर्ट। मुझे लग रहा है गोल्ड शुड बी अवॉइडेड। Gold आई विल पुट हाईएस्ट मनी इन फिक्स इनकम, जो मेरा अभी का अलोकेशन है, एंड देन देयर इज इनफ अपॉर्चुनिटी। इंडिया मार्केट इतनी अच्छी है कि यार कब कुछ गवर्नमेंट ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया, कोई सेक्टर ने खराब कर दिया, तो यू गेट सो मच अपॉर्चुनिटी टू बाय। अपॉर्चुनिटी पे मैं पूछता हूँ आपसे, वापस आता हूँ, लेकिन पहले आपसे भी आपके हिसाब से कहाँ पैसा ज़्यादा बनेगा चारों पाँचों में, हमेशा जी? इक्विटी, फिक्स इनकम, गोल्ड, सिल्वर एंड रियल एस्टेट। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि फिक्स्ड इनकम में ड्यूरिंग द ईयर कभी भी थोड़ा रेट साइकिल चेंज होगा ही। जहाँ से भी आपको लगे कि नहीं हाँ, तो वहाँ से 12 महीने का व्यू लूंगी तो फिक्स्ड इनकम में थोड़ा ज़्यादा बनेगा या तो अच्छा बनेगा कंपेयर टू पास्ट, बट इक्विटी में खाली 12 महीने का व्यू नहीं ले सकते हो। करेक्ट। इसलिए आपको इक्विटी में खाली वेटेज आप कम ज़्यादा थोड़ा करो, बट यहाँ से आप हट नहीं सकते हो। इन्फ्लेशन को अगर किसी को कट करना है, Right. वेल्थ क्रिएशन करना है, तो इक्विटी इज़ अ मस्ट। खाली उसमें आपको रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ता है। करेक्ट। मनीष सर? ये थोड़ा कंसेंसस हो रहा है, बट मुझे भी डेट ठीक लग रहा है। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आई थिंक ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा मेरे ख्याल से। लॉन्ग ड्यूरेशन? हाँ, 30 ईयर जो 30 30 ईयर साल वाला, बॉन्ड है, हाँ। क्योंकि मेरे ख्याल से आप इक्विटीज़ और ड्यूरेशन का रिस्क रिवॉर्ड आप देखेंगे कि समझो यूएस में अगर कुछ रिसेशन आ गया या इंडिया का ये स्लो डाउन थोड़ा ज़्यादा भी हो गया, तो उसमें इक्विटीज़ में तो पैसे नहीं बनेंगे क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग खराब हो जाएंगी। ड्यूरेशन का मेरे ख्याल से इंडिया में एडवांटेज ये है कि स्लो डाउन में तो पैसे बनेंगे ही, क्योंकि फिर रेट कट्स ज़्यादा हो जाएंगे और बॉन्ड यील्ड्स कम हो जाएंगे। अगर इंडिया अच्छा भी करेगा तो मेरे ख्याल से जो प्रीमियम है कि यूएस का 10 ईयर बॉन्ड 3.754 है, अपना 7 है, मेरे ख्याल से वो कन्वर्जेंस होगा, क्योंकि यूएस डॉलर पे मैं नेगेटिव हूँ और मुझे लगता है करेंसी यूएस डॉलर की तुलना में अच्छी से करेगी, तो फॉरेन कैपिटल आएगा इंडिया में, बट फिक्स्ड इनकम में ज़्यादा आएगा लगता है मेरे को। फिक्स इनकम में ज़्यादा पैसा आएगा और पैसा ज़्यादा वहाँ भी बने, वो आप सही कह रहे हैं। अगर इनके स्लो डाउन हो भी गया, दोनों तरफ से आपका तो पैसा बनेगा अच्छा। स्लो डाउन हो भी गया तो फिर रेट कट आपको जल्दी आने लगेंगे इंडिया में भी। बिल्कुल, आप कह रहे थे सेलेक्टिवली बनेगा पैसा अभी भी मार्केट में, और 5% ऊपर नीचे की रेंज में अगर निफ्टी इंडेक्स रहे भी, तब भी मिड कैप, स्मॉल कैप या कुछ सेक्टर्स तो अच्छा करेंगे। कौन अच्छा करेगा? सो अपने 3 ही फेवरेट सेक्टर हैं अनिल जी ऑलवेज। एक तो कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम जो हम हर टाइम डिस्कस करते हैं, एक्सचेंजेस, रेटिंग एजेंसीज, म्यूचुअल फंड। दूसरा है कैपिटल गुड्स और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग। राइट, ये 3 एरिया में सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, EMS, व्हाटएवर यू से, दैट मैन्युफैक्चरिंग बास्केट। बट मेरा ये मानना है कि अभी ये टाइम नहीं है यहाँ पे पैसा डालने का, इसके लिए थोड़ा करेक्शन और जरूरी है। जैसे आपने देखा कैपिटल गुड्स में 25-30 का करेक्शन हो चुका है, मुझे लगता है और थोड़ा करेक्शन बाकी है। टाइम करेक्शन हो सकता है या प्राइस करेक्शन हो सकता है, बट देयर इज इनफ टाइम यू विल गेट टू बाय। बट दिस आर द 3 सेक्टर विल एक्चुअली ड्राइव यू टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ। अगर आपको कहीं हाइड करना है अभी 1 साल के लिए कि कहाँ पे यहाँ से एब्सोल्यूट 10-15%, 20% कहाँ बन जाएगा, तो मैं बोलता हूँ सीमेंट एक सेक्टर है जो आप, मुझे रियल एस्टेट अच्छा नहीं लग रहा है, बट मुझे रियल एस्टेट सबसे सब प्ले अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे डिमांड अच्छी रहेगी सीमेंट की। अभी डिमांड काफी डाउन है। प्लेयर्स और सीमेंट play through cement. So real estate as a asset class I don't like, but I like as a cement as a play because काफी subdued है valuation और मुझे लग रहा है ये recovery आने ही वाली because a country growing at 6-7% GDP cannot ignore cement, as simple as that. So and plus so much of housing demand, so much of commercial demand, so finally cement will do it. I'm talking about very short term sector. Long term, 3 themes are very clear.
which is your capital Capital market, market, capital goods और manufacturing manufacturing. and capital goods. But short term अगर आपको कहीं पे छुपना है कि अरे यार अभी कहाँ 10-20% बनेगा, कहाँ मुझे रहना है अच्छी क्वालिटी में, तो सीमेंट इज वन सेक्टर. आई स्टिल बिलीव प्राइवेट बैंक्स विल डू वेल. Okay. Not the NBFC so much, but private bank मुझे लगता है अच्छा करेंगे. They'll do better because they have a sustainability. They know how to maneuver with the cost and the efficiency compared to other people, and they are very careful and risk averse compared to the NBFC. So NBFC I'm not very bullish, but banks, private banks मुझे लगता है यहाँ से पैसा बनेगा. Okay. अमीषा जी. मुझे डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, फार्मा, यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ भी अच्छा लगता है. इट इज़ नॉट ओवर ओन्ड, एंड पर्टिकुलरली फार्मा में देखेंगे तो क्वाइट अ फ्यू प्लेयर्स को लास्ट 3 से 4 साल में यूएस मार्केट में मेजर चैलेंज आ गया. तो सबके अर्निंग्स, व्हेन इंडिया वाज डूइंग सो वेल, अर्निंग्स हैव टेकन अ डाउनवर्ड नॉक. यहाँ पर वो बेस इफेक्ट क्रिएट हो चुका है, और डोमेस्टिक और ग्लोबल मिला के अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है. ओवर ओनरशिप नहीं है. तो मुझे लगता है ये सेक्टर, एंड जनरली भी आप ये इसको डिफेंसिव में ही डालते हो बिकॉज इट्स अ मस्ट. फार्मा काइंड इट्स अ मस्ट, बेटर इट इज फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, इसमें कोई कल ही नहीं कर सकते हो. जो करना है आज करना ही पड़ेगा. Right. सो मुझे लगता है ये पैक में से पिक एंड चूज कैन वर्क रियली वेल. सेकेंड, कंजम्पशन के भी सिलेक्ट बास्केट्स पहले आएंगे. ऑटो में तो ऑफकोर्स अभी रियल स्लो डाउन की बिगिनिंग दिख रही है. तो साइकिल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फेस्टिव सीजन डिमांड को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा. बट ओवरऑल हर एक चीज इज चैलेंज्ड विथ ईवी. तो वहाँ पर जो एंसिलरीज में कहीं अच्छा ग्रोथ और कंपनीज अच्छा करती है, तो दोज पोजीशंस विल बी रियली गुड पोजीशंस. एंड लास्टली मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूएस इकोनॉमी स्लाइटली कमिंग बैक, आईटी विच इज़ बीन इग्नोर्ड कम्प्लीटली बट विच इज़ अ कंटिन्यूस नीड, हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूसली चैलेंज लेना पड़ता है आईटी का, डेवलपमेंट का. तो ये भी फार्मा जितना ही डिफेंसिव है, फ्री कैश जनरेटिंग है. करेक्ट. तो यहाँ पर भी सेफ्टी एंड रिटर्न की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है. आपने थीम दे रही है बॉस. फार्मा बोल रहे हैं हम सबके दवाई का cost बढ़ने वाला है बाजार के पीछे. लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली. ये कुछ ऐसे खर्चे हैं फार्मा आईटी के, आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा. अब बाजार का टेंशन भी है ना. हाँ, तो बाजार वालों को बढ़ने वाला है. एब्सोल्युटली. सर आपको क्या पसंद है? थोड़ा सिमिलर है, बट मुझे टैक्टिकली ना ज़्यादा ग्लोबल सेक्टर्स में इन्वेस्टेड रहना बेटर लग रहा है. बेटर लग रहा है. अच्छा, ओके. तो फार्मा, आईटी, मेटल्स ऑल्सो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड है. मतलब ऑब्वियसली अगर ग्लोबल रिसेशन होगा तो हम पैसे खोएंगे मेटल्स में. राइट. बट क्या है ना, टैक्टिकली डोमेस्टिक में जो ऑप्टिमिज्म है, जो वैल्यूएशन है, वो ग्राउंड पे अभी दिखाई नहीं दे रही. आप कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी देखो, कैपिटल गुड्स देखो, तो मुझे लगता है एक फेज होगा कि बिकॉज ये लास्ट 2 साल में डोमेस्टिक सेक्टर्स ने मैसिवली परफॉर्म किया है. तो ये वैल्यूएशन और जो अर्निंग एक्सपेक्टेशन है, मुझे बड़ा गैप लग रहा है अभी थोड़ा. अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन. दिवाली पे 2 ही तरह के काम आप कर सकते हैं दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग में. कि एक तो या कुछ शेयर खरीदे आप कि अगले साल के, एक ये कि नहीं मैं तो आज प्रॉफिट बुक करूँगा, प्रॉफिट थोड़ा अंदर लूँगा, लक्ष्मी जी घर आए. तो आप क्या करेंगे? तो एफडी में डाल रहा हूँ पैसा, फिक्स डिपॉजिट. नहीं, मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या करेंगे? मुहूर्त ट्रेडिंग में आई नॉर्मली बाय बिकॉज इट्स अ मुहूर्त, इट्स अ फॉर फुल ईयर. So there are always opportunity. Normally a buyer, not a seller. बाय बाय. मुहूर्त ट्रेडिंग में कुछ तो खरीदेंगे. चलिए ये है हमारे सारे एक्सपर्ट्स की राय कि इस साल से लेके अगले साल दिवाली तक पैसा बनाना मुश्किल होगा. ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा. और दूसरी चीज़, टाइमिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जो करेक्शन चल रहा है वो करेक्शन कहाँ पूरा होता है, प्राइस वाइज या टाइम वाइज, और तब अगर आपकी एंट्री होगी तो आपके लिए पैसा बनाने के मौके काफ़ी होंगे. लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस पैनल में जो निकल कर आई वो ये कि इस बार सबको डेट इन्वेस्टमेंट, फिक्स इनकम सबको पसंद है. तो ये एक एसेट क्लास है जो अगले 1 साल के लिए आपको बढ़िया कमाई करके दे सकती है. रिस्क और रिवॉर्ड को मिलाकर देखें तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद. और आपको एक बार फिर से सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. उम्मीद करें कि अगली दिवाली पर आप
पूरे जोश खरोश के साथ और ज़्यादा इक्विटी के लिए हमारी तरफ से भी सभी व्यूअर्स को दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं और आपकी टीम को भी। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।